गरीब बहू का अंडरग्राउंड करोड़पति ससुराल। देखो दीदी, कितना बढ़िया रिश्ता लेकर आई हूँ मैं हमारी राधिका के लिए। अरे लखपति लोग हैं, बड़ा घर है, गाड़ी है और पति 1 लाख रुपए महीना कमाता है। मुझे तो पता ही था कि मेरी चाची मेरे लिए वैसा ही रिश्ता लाएंगे जैसा मैं चाहती थी। तो कब आ रहे हैं राधिका को देखने के लिए लड़के वाले? कल परसों में आने वाले हैं। उसके बाद कह रहे हैं जल्दी में ही शादी भी करनी है। वो ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। कोई बात नहीं, राधिका को अच्छा घर मिल जाए और क्या चाहिए। वैसे अच्छा घर तो हमारी विनीता बिटिया के लिए भी ढूंढना है। हाँ पापा, बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता लाना जैसे राधिका के लिए लाए हो। इसको हर चीज मेरी कॉपी ही चाहिए। दूल्हा भी तू ही रख ले। ऐसा नहीं कहते राधिका। और विनीता तुम जाओ, जाकर रसोई संभालो, खाने का समय हो गया है। ये दोनों बहनें कभी ढंग से साथ नहीं रह सकती। बाप का खून एक है, माँ का तो अलग है ना। अब जैसी दीदी है, बड़ी दीदी का स्वभाव चिड़चिड़ा था तो क्या करेंगे। चलो कोई ना, पहले राधिका की शादी हो जाएगी, फिर देखेंगे विनीता के लिए रिश्ता। अगले दिन राधिका को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद राधिका की शादी हो जाती है और शादी में घर के बाहर के काम, रिश्तेदारों का नाश्ता पानी, खाना, सब कुछ बेचारी विनीता अकेले ही संभालती है। बाकी घर वाले शादी के फंक्शन में एंजॉय करने में ही बिजी थे। और शादी के बाद चलो अच्छा है, शादी कुशल मंगल निपट गई। हाँ, तो हमने कितनी मेहनत की शादी में, तब जाकर तो राधिका की शादी इतने अच्छे से हुई है। अरे विनीता बेटा, घर की साफ सफाई कर लेना ना। देख तो कितनी गंदगी फैली हुई है मेहमानों के जाने के बाद। जी चाची, कर देती हूँ। विनीता, ये काम करके सबके लिए खाना बना देना और उससे पहले 1 कप चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। बेटी की विदाई कितनी मुश्किल होती है। फिर मंजू वहां से चली जाती है। वहीं विनीता, जो अपनी सौतेली बहन की शादी में 2 दिन से ढंग से सोई नहीं थी, उसकी विदाई के बाद भी वो काम में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब विनीता बाजार से घर का राशन लाने के लिए गई होती है तो अरे दीदी, क्या इस विनीता को पाल कर रखी हो? अब तो शादी करके भगाओ, 24 की हो गई है। हाँ, सोच तो मैं भी रही हूँ, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता मिले तब तो। अरे ढंग का रिश्ता ढूंढोगी तो दहेज भी ढंग का लगेगा। हम तो कहते हैं कि कोई अपने जैसा गरीब घर देखकर शादी कर दो। न दहेज लगेगा, न लड़के वाले हमसे ऊपर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनीता चाहती है कि उसे राधिका जैसा घर मिले। अरे राधिका मेरी सगी है। विनीता को मैंने उसकी माँ की तरह पाला, ये काफी नहीं है क्या? और अगर शादी में 19-20 हो भी जाती है तो क्या हुआ? इस तरह सभी बात कर रहे होते हैं कि तब तक विनीता बाजार से आ चुकी होती है। थकी हारी पसीने से लथपथ विनीता जब अपने परिवार वालों के मन में उसके लिए इतनी नफरत देखती है तो उसका तो मन ही फट पड़ता है। लेकिन वो ऐसा जताती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं और रसोई में जाकर फिर से काम करने लगती है। ऐसे दिन बीत रहे थे वहीं शहर में भावेश जी के परिवार में। माँ, आप हमेशा कहती थी ना 25 का हो गया हूँ, 26 का हो गया हूँ, शादी कर ले। मैं ना कुछ दिन पहले अपने दोस्त की शादी में गया था। वहां मुझे दुल्हन की बहन पसंद आ गई। मुझे उससे शादी करनी है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बेटा? ऐसे कैसे मैं कहीं भी तेरी शादी करवा दूं? मैं नहीं जानती लड़की कैसी है, कौन है। हाँ माँ, देखो आज तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई और अब जो पसंद आई है आप ऐसा कह रही हो। भाभी आप ही समझाओ अब माँ को। माँ जी, अगर देवर जी को इतने सालों बाद कोई लड़की पसंद आई है तो कुछ तो खास होगा ना उसमें। हाँ, बहू, बड़ी बहू सही कह रही है। वैसे भी आज नहीं तो कल करण की शादी करनी ही है। करनी है शादी, लेकिन माँ जी मैं इस घर में ऐसी लड़की लाना चाहती हूँ जो इस घर को संभाल सके, और गलती से मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती। आपको तो पता है हमारे घर का रहस्य, अगर ऐसे वैसे किसी भी इंसान को पता चल गया तो कितनी मुसीबत होगी। अगर ऐसी बात है तो माँ, मैं उससे गरीब बनकर शादी करूंगा। वो अच्छे परिवार से है, हम उसके परिवार के कंपेयर में एकदम गरीब बनकर उनके सामने जाएंगे। और अगर कोई लड़की तब आपके साथ है, तब आपके पास पैसे हैं, नहीं है तो अगर कल को आप करोड़पति भी बन जाओ तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, भैया सही कह रही हैं। माँ, अब तो आप राजी है ना करण की उस लड़की से शादी करवाने के लिए? अरे अब तो सुगंधा जी मना कर ही नहीं सकती। क्यों सुगंधा जी? अब जब मेरे बेटे को वो लड़की पसंद है तो मैं कैसे ही मना कर दूं। फिर क्या था, सुगंधा और भावेश जी के करण के साथ विनीता के घर जाते हैं उसे देखने के लिए। सिंपल सूट में सिर पर पल्ला लिए विनीता सभी के सामने आकर नमस्ते करती है और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी होती है। विनीता का सरल स्वभाव और चेहरे पर अलग ही चमक देखकर सुगंधा जी को भी एक ही नजर में विनीता भा जाती है और वो तुरंत बहू के हाथ पर 11 रुपए का नेग रखती है। लगता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। वाह, हमें गरीब फैमिली ढूंढनी भी नहीं पड़ी, अपने आप ही मिल गई। सही है। अरे बहन जी,
हमें आपकी बेटी पसंद है, लेकिन देख लीजिए हमारे पास बस एक छोटा सा घर है और बड़ा परिवार। हम काफी गरीब हैं और दिहाड़ी मजदूरी से ही हमारा घर चलता है। भाई साहब, हम गरीबी और अमीरी में भरोसा नहीं रखते हैं। हम भी अपने घर में जैसे तैसे रोटी खाते हैं। बस हमारी बिटिया खुश रहे, आपके घर में वही काफी है। हाँ, सही कह रही है मंजू। और फिर क्या विनीता का भी रिश्ता पक्का हो जाता है। और जब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं तो माँ पापा, मुझे भी राधिका दीदी की तरह अमीर घर में शादी करनी थी। आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में शादी कर रही हो? बेटा, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरा बुरा सोचूंगी। देख तो लड़के वाले कितने अच्छे हैं, सामने से इतने सुंदर लड़के का रिश्ता आया है। पैसे कम है, लेकिन देख तो वो लोगों के मन में तेरे लिए कितना लाड प्यार है। और हम तो बस यही चाहते हैं कि तू ससुराल में सुखी रहे। वरना हम एक अमीर घर भी ढूंढ सकते थे, लेकिन तेरी खुशियाँ हमारे लिए मेन है, इसीलिए हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। माँ की बात सुनकर विनीता की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे कुछ बोल सके, जिसके बाद विनीता की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या क्या दे रही हो दीदी उस विनीता को? उसके माँ के जो गहने थे सोच रही हूँ वही दे दूं। अरे रे, कितनी भोली हो आप। अगर उसे ही दे दोगी तो अपनी छोटी बेटी के लिए क्या रखोगी? वैसे भी फटीचरों के घर जा रही है, किसी करोड़पति के यहाँ नहीं, तो इतना गहना देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाग्यवान? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनीता के चाचा चाची के भड़काने पर मंजू जी विनीता को उसके हिस्से का गहने भी नहीं देती, बस उसकी माँ की याद में एक सोने की अंगूठी दे देती हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से रीति रिवाज के साथ विनीता की शादी हो जाती है और विनीता करण की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। और गृह प्रवेश के समय कोई बहू को हमारे घर का राज बताना नहीं, उसे गलती से भी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र रहो। सुगंधा जी बहू की आरती उतारती और उसका गृह प्रवेश करती हैं। ये घर तो मेरी मायके से भी ज्यादा छोटा है और यहाँ की दीवारें तो देखो कैसे पपड़ी निकल रही है। सभी ने कपड़े भी कितने ओल्ड फैशन पहन रखे हैं। लगता है यहाँ मेरे मायके से भी ज्यादा बुरा हाल होगा मेरा। अरे बहू रानी, क्या सोच रही हो? अंदर आओ घर में। भाभी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं ननन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी जेठानी और नंद विनीता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। पोता बहू, बेटा देखो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारे दिलों में प्यार बहुत है। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जी दादी जी। बहू जा, छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ दे। कमरे के नाम से तान्या कंफ्यूज हो जाती है। कौन सा वाला? सास तान्या को आंख दिखाती है। कौन सा वाला है? जो सबसे पीछे कमरा है हमारी रसोई के पीछे, जिसमें पहले तू रहती थी। ओहो माँ जी, वो कमरा? हाँ हाँ याद आया, अभी देवरानी जी को ले जाती हूँ। जिसके बाद तान्या विनीता को एक छोटे से कमरे में ले जाती है जो कि बहुत ही पुराना था और वहां बस एक बेड और पुराना सा लैंप रखा था। बाप रे, ये कहाँ आ गई मैं बुरी जगह। माँ पापा ने शादी करवा दी मेरी। माँ के मरने के बाद मेरा कोई रहा ही नहीं। सभी ने बस मुझसे काम करवाया और गधे की तरह लगा कर रखा। अब ससुराल में तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बद से बदतर होने वाली है। तुम अभी तक सोई नहीं? अरे सो जाओ, माँ कह रही थी कल पहली रसोई है, सभी के लिए तुम्हें खाना बनाना है। ठीक है जी, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जिसके बाद करण और विनीता दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सुगंधा जी 4 बजे ही बहू को उठा देती है। बहू देख तो सुबह हो गई है, जल्दी से घर का काम निपटा ले, पहली रसोई भी करनी है ना। जी माँ जी, यहाँ तो मायके से भी बुरा हाल है। वहाँ माँ 5 बजे उठा देती थी और यहाँ 4 बजे ही उठना है। जिसके बाद विनीता चुपचाप झाड़ू लेकर आंगन साफ करती है, हॉल, बेडरूम और फिर रसोई के झूठे बर्तन धुलकर रसोई साफ करती है और सभी के लिए एक पतीले में चाय बनाती है। अरे वाह बहू, तूने तो बिल्कुल वैसी ही चाय बनाई है जैसी हमें चाहिए थी। दूध कम पानी ज्यादा, ताकि कम दूध में पूरे घर वालों को चाय आ जाए। जी माँ जी, जब घर में दूध कम पड़ता है तो ऐसी ही चाय बनाती हूँ और स्वाद के लिए थोड़े से खड़े मसाले डाल देती हूँ ताकि दूध और पानी बैलेंस हो जाए और मसाले की महक से चाय फीकी न लगे। अरे वाह बहू, आज की चाय तो बहुत अच्छी है। भाग्यवान, अब से चाय हमारी छोटी बहू ही बनाएगी। तुम तो रसोई छूना भी मत, हमेशा फीकी चाय बनाती हो। हाँ हाँ, अब चाय बहू ही बनाएगी, आप चिंता मत करो जी। बहू चल, आज तेरी पहली रसोई है ना, मैं राशन बता देती हूँ कहाँ रखा है, बढ़िया सा खाना बना देना। फिर सुगंधा जी बहू को सारी चीजें बता देती है। देवरानी जी, सामान कम ही इस्तेमाल करना, महीने भर का राशन है इसमें और पूरा महीना इसी में गुजारना होगा। जी जी ठानी जी। जिसके बाद विनीता बड़े ही नाप तोल कर खाना बनाती है और रसोई के कुछ हैक्स इस्तेमाल करती है ताकि कम सामान में भी स्वादिष्ट खाना बने। वहीं खाने के समय, वाह
खीर, पूरी, मिक्स वेज, पराठे, पुलाव, दाल तड़का, पापड़, छोले। ओहो, कितना बढ़िया खाना बना है आज। हाँ विनीता के बनाए खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कम चीजों में इतना बढ़िया खाना बहू, तूने एक्स्ट्रा सामान तो नहीं लिया था ना? नहीं माँ जी नहीं, आपने जितना सामान दिया था मैंने उसी से खाना बनाया है। सुगंधा जी रसोई में जाकर डिब्बे झांकने लगती हैं और बहू की बात सही थी। उसे जितना सामान मिला था उसने उतने में ही सब कुछ तैयार किया था। जिसके बाद विनीता सभी को खाना परोसती है और सभी चाव से बहू की पहली रसोई के हाथ का खाना खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, हमारे घर में 2 बहुएं आई, दोनों ही घर गृहस्थी हैं। छोटी बहू तो एकदम अन्नपूर्णा लग रही है मुझे। कम में भी कितना बढ़िया से घर संभालती है। पक्का ये हमारी गृहस्थी अच्छे से संभाल लेगी। दादी जी छोटी सी तो गृहस्थी है, इससे ज्यादा काम तो मायके में करना पड़ता था। आप लोगों को और खाना दूं? अरे नहीं बहू, बस पेट भर गया। जिसके बाद सभी बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और धीरे धीरे ससुराल की सारी जिम्मेदारी विनीता के सिर आ जाती है। बाजार जाना, सामान लाना, हाथों से कपड़े धोकर छत पर फैलाना, पापड़ अचार बनाना, सुखाना, रात को दादी और सास के पैर दबाकर सोना। और विनीता पहले से भी ज्यादा बिजी हो जाती है। एक दिन जब वो घर में कोने कोने में फर्श पर झुककर पोछा लगा रही होती है तो अरे रे देवरानी जी, वाइपर ले लो ना, ऐसे पोंछे लगाने से अच्छा। वाइपर कहाँ से आएगा वो जेठानी जी? तभी अचानक से तान्या अपने सिर पर हाथ मारती है। अरे मैं भूल गई थी, हम तो गरीब हैं। सही बात है, वाइपर कहाँ से आएगा? तुम पोंछे लगाओ, मैं छत पर से पापड़ उतार लेती हूँ, सूख गए होंगे। एक दिन बहू बाहर सब्जी वाला आया है, जाकर सब्जी ले ले। जी माँ जी मैं अभी जाती हूँ। फिर विनीता झोला लेकर घर के बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है। अरे भैया कितनी महंगी सब्जी लगा रहे हो, सही रेट लगाओ। देखो तो इतना महंगा भी कोई देता है क्या? टमाटर पूरे पके हैं, जल्दी खराब हो जाएंगे। इसे 15 का किलो लगाओ ना। ये तो 30 रुपए के हैं दीदी। 15 में देना है तो 2 वरना रखो। और ये आलू देखो कितनी कटी हैं, इसे 20 रुपए किलो के ऊपर नहीं दूंगी। और हाँ ये भिंडी, तोरई और लौकी और बैंगन सब 10 का पाव लगा दो। अच्छा ठीक है, ले लो, अब क्या ही कहूँ। जिसके बाद विनीता सब्जी खरीदने लगती है और तय पैसों पर सब्जी लेती है। भैया जी धनिया करी पत्ता तो फ्री में ही मिलता है ना, धनिया पत्ता और करी पत्ता भी दे दो। अरे भाई उसके अलग से लगेंगे। इतनी सब्जी ले रही हूँ, धनिया के पैसे मांग रहे हो? इतने सालों से आपसे ही सब्जी लेती है मेरी माँ जी, दे दो चुपचाप। फिर सब्जी वाला विनीता को फ्री में धनिया करी पत्ता देता है और विनीता खुशी से सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। वहीं ये सब देख रही पड़ोसन एकदम से हैरान हो जाती हैं। बेचारी सुगंधा की बहू, इसे तो पता भी नहीं है कि ये किस घर की बहू है। जिस दिन पता चलेगा इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जमीन खिसकाने वाला ससुराल ही है इसका। लेकिन इतना बड़ा रहस्य अपनी बहू से क्यों छुपा के रखा है सुगंधा काकी ने? वही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी सुगंधा वहां आती है ताकि मैं जान सकूं मेरी बहू के मन में लालच तो नहीं है, वो बुरी से बुरी सिचुएशन फेस कर सकती है। बाकी बात रही उसे सच बताने की, तो मैं सही समय पर इस रहस्य से खुद ही पर्दा उठा दूंगी। आप लोग चिंता ना करिए। हमें कैसी चिंता, हम तो तेरी बहू को देख रहे हैं कि कितनी मेहनत करके तेरा घर चला रही है। सब्जी वाले से 5-5 रुपए की बचत कर रही है। इन्हीं सब चीजों से तो बहू के संस्कारों का पता चलता है। एक अच्छी गृहिणी कितनी भी अमीर हो या गरीब, जब तक उसमें बचत के गुण नहीं है तो वो गृहिणी कैसी। सही बात है। जिसके बाद सुगंधा जी अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब विनीता को ससुराल आए 1 महीने से ऊपर हो गया था। एक दिन जब तान्या, सुगंधा जी, नव्या और सुरभि सभी एक कमरे में बैठकर बात कर रही होती हैं तो माँ जी, देवरानी जी को ससुराल आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अब तो देवरानी जी को वो रहस्य बता दो। हाँ माँ, जैसे वो घर का काम करती है, हल्के कपड़े पहनती है, हर चीज में काट छाट के पैसे बचाती है, बार्गेन करती है, इतनी मेहनत करती है। हमें बहुत बुरा लगता है भाभी के लिए। बहू, मुझे भी लगता है कि जजिया बहू को बता देना चाहिए कि वो किस खानदान की बहू है और घर की मेंबर होने के नाते उसे भी इस घर का रहस्य जानने का हक है। नहीं माँ जी, अभी समय नहीं आया है कि मैं बहू को घर के रहस्य के बारे में बताऊं। इससे आगे सुगंधा कुछ कहती है, इससे पहले विनीता वहां पहुंच जाती है। माँ जी, आप सभी एक कमरे में बैठे और मैं अकेले बोर हो रही थी। घर का सारा काम भी हो गया तो सोचा आप लोगों के पास आ जाऊं। वैसे आप किस रहस्य के बारे में बात कर रही थी? रहस्य? कैसा रहस्य? कोई रहस्य तो नहीं। नहीं, आप किसी रहस्य के बारे में बात कर रही थी।
हाँ हाँ, वो क्या है ना, अभी मोहल्ले की आंटीज ने कहा है कि माँ जी को तो ड्रामा करना है कि डर है, उनका एडवांस में बता दिया। तो माँ जी ड्रामा प्रैक्टिस कर रही थी और हम उन्हें चीयर कर रहे थे। क्यों ना नंजी? हाँ हाँ भाभी, सही कह रही हो। और देखो तो माँ कितना रियल ड्रामा करती है, छोटी भाभी भी धोखा खा गई। बहू, ये मेरी बहू हमेशा से ही ड्रामेबाज रही है, तो इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। माँ जी की जो भी काम की बात है उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना दादी जी। चलो मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ, चाय का समय भी हो गया है। फिर विनीता चाय बनाने चली जाती है। वहीं विनीता रसोई का एक हमेशा लॉक्ड रहने वाला कबर्ड आज खुला पाती है और उसमें देखती है कि बड़ी बड़ी भरनी में काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का, केसर, ढेर सारे ड्राई फ्रूट और 5 किलो घी भरा पड़ा है। बाप रे, इतना महंगा सामान हमारे घर में, यकीन नहीं होता। और सोचने वाली बात है, मेरी मायके में सब कुछ है लेकिन इतना सारा सामान तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। अरे देवरानी जी, आप क्या देख रही हो? अरे ये ड्राई फ्रूट्स, हाँ हम इसे बेचते हैं, लोगों को सस्ते में लाकर महंगे में देते हैं, इसलिए ताला लगा कर रखा था। ओह, मुझे लगा कि घर में ये कहाँ से आया, मैं तो चौंक ही गई थी जेठानी जी। चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है। वहीं कोई फंक्शन होता, पार्टी होती, तब भी बहू बहुत सादे सिंपल साड़ी में ही बाहर जाती और उसके रिश्तेदार उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते थे। एक दिन, माँ अब ये ड्रामा बस करते हैं, बहुत हो गया। देखो ना विनीता कितने दिन से सब कुछ संभाल रही है और कितनी परीक्षा लेनी है आपको विनीता की। बेटा बस कुछ दिन और, सही समय बस आ जाए, मैं खुद बहू को सब बताऊंगी। अरे पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विनीता जब घर में पोछा लगा रही होती है, उसे कारपेट के नीचे एक डिफरेंट कलर की टाइल दिखती है। दीदी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये टाइल का कलर बाकी कलर से डिफरेंट क्यों है और कारपेट के नीचे ही? अरे वो तान्या घबरा जाती है कि क्या कहे। ये तो बिल्कुल कार्टून की उस कहानी जैसा है जिसमें कारपेट के नीचे अंडरग्राउंड घर होता है। विनीता की यह बात सुनकर तो तान्या के पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम आजकल बड़ी जासूस बन गई हो, हाँ? और क्या करूं, माँ जी पता नहीं कौन सा रहस्य छुपाए बैठी है, मुझे बताती ही नहीं। और देखो तो जेठानी जी के सिर से कैसे पसीना बहने लगा, जैसे सच में यहाँ कोई घर हो। दीदी पता है मुझे कि टाइल खराब हो गई होगी, मैचिंग की टाइल मिली नहीं, इसलिए इसे यहाँ लगाकर ऊपर से कारपेट डाल दिया ताकि पता न चले। चलो अब मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ, बहुत काम है। फिर विनीता जल्दी से पूरा घर साफ करती है। विनीता ससुराल में सबकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। उसे मायके जितना काम ससुराल में भी करना पड़ता था। बचपन से इतना दुख झेला हुआ था, सोचा था कि ससुराल जाकर राज करूंगी। यहाँ भी नौकरों वाली जिंदगी ही है। ससुराल की छत तो मायके से भी ज्यादा बेकार है। कोई ना, शायद एक दिन नसीब पलटेगी। बहू खुद से बात कर ही रही होती है कि वहीं सुगंधा जी बहू की सारी बात सुन लेती है। लगता है अब वो समय आ गया है जब मैं बहू को इस घर के रहस्य के बारे में बताऊं। वहीं रात को जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, मैं सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि कल मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है और कल मैं बहू का गृह प्रवेश करवाना चाहती हूँ। उसे इस घर के रहस्य के बारे में बताने का सही समय आ चुका है। पिछले 3 महीने में मुझे बहू को जितना आजमाना था मैंने आजमा लिया। चलो फाइनली अब राज से पर्दा उठेगा। Excited to see her reaction। जब भाभी को रहस्य के बारे में पता चलेगा तो बहुत मजा आने वाला है। सभी बार बार रहस्य के बारे में बात कर रहे होते हैं और विनीता पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आप लोग किस रहस्य के बारे में बात कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल तुम्हें एक शौक मिलने वाला है। बेटा क्यों परेशान कर रहा है पोता बहू को, ऑलरेडी वो बहुत कंफ्यूज है। बहू बस आज रात की बात है, सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। सारा रहस्य, सारा कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। रात भर इस सस्पेंस को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वैसे भी बहुत दिन से कंफ्यूज हूँ, क्या रहस्य, कैसा रहस्य? अरे कल का अच्छा मुहूर्त है, तभी पता चलेगा बहू अब तुझे। जिसके बाद सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और विनीता रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती है। नींद ही नहीं आती उसे, समझ ही नहीं आता कि कैसा रहस्य है उसके ससुराल में। वहीं अगले दिन घर में 4-5 नौकर आकर घर का रंग बदल रहे थे और नया पेंट कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे और पुराने फर्नीचर को बदलकर नया फर्नीचर लगा रहे थे। जल्दी जल्दी सभी काम करो, मुहूर्त का समय हो गया है। सुगंधा के कहने पर नौकर फटाफट काम करने लगते हैं। ये लोग कौन है? घर में 4 नौकर और रेनोवेशन के इतने पैसे कहाँ से आए? बहू सभी से जवाब मांग रही है लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। वहीं जैसे ही शाम के 5 बजने वाले होते हैं, बहू ये ले साड़ी पहनकर तैयार हो जा।
सुगंधा जी ने बहू को गोल्ड वर्क की साड़ी दी थी, जिसे देखकर ही विनीता हैरान हो जाती है। इतनी महंगी साड़ी, इसे देखकर तो लग रहा है सच में मैं किसी रजवाड़ा खानदान की बहू हूँ। जिसके बाद विनीता कपड़े बदल कर आती है। तभी भावेश जी कारपेट हटाकर उसके नीचे लगी हुई टाइल हटाकर दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक बड़ी सी सुरंग थी। बहू चल अंदर। विनीता सुरंग देखकर घबरा जाती है। कहीं ये लोग मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं। ये सुरंग में कितना अंधेरा है और कितना डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं मेरी बलि न चढ़ा दी जाए। विनीता बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। तभी वो अंधेरी सुरंग को पार करके जमीन के अंदर एक बहुत बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां ढेर सारे नौकर चाकर खड़े थे और वो विनीता पर फूल बरसाने लगते हैं। ये सब क्या है? तभी सास सुगंधा बहू को अपने असली घर में गृह प्रवेश कराती है। वेलकम टू योर रियल ससुराल बहू, ये है हमारा आलीशान घर। विनीता बड़े से घर को देखकर हैरान थी। चलो बहू, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर सुगंधा विनीता को पूरा घर दिखाने लगती है। घर में ढेर सारे कमरे थे। पूरी दीवारें और फर्श पर मार्बल जड़े थे। घर के पिलर पर सोने चांदी की नक्काशी की गई थी। घर में हर कमरा बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से डेकोरेटेड था। घर में सभी के रहने के लिए बड़े बड़े कमरे थे और हर कमरे में सोने चांदी के गिलास थे। पानी पीने के लिए किचन में भी सोने चांदी के बर्तन रखे थे। नौकरों के लिए अलग से कमरा था और घर में तकरीबन 20 नौकर थे। वहीं एक बड़ा सा पूल भी बना हुआ था, जहां पूल के किनारे बैठकर सभी अपनी क्वालिटी टाइम बिताते थे। जमीन के नीचे इतना बड़ा घर देखकर विनीता को बहुत हैरानी हो रही थी। घर में हर तरफ नेचुरल लाइट आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर जमीन के नीचे है। और उसके कमरे में तो स्पेशली बड़ा सा बेड और ढेर सारा स्पेस था। और जब विनीता अपना कबर्ड खोलती है तो हैरान हो जाती है। वहां हर साड़ी बहुत महंगी थी और बहुत सारी ड्रेस थी। एक से एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। ये सब देखकर विनीता बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका ससुराल है। माँ जी, ये किसका घर है? आप मजाक कर रही हैं ना? हम गरीब थे, इतना बड़ा घर हमारा कैसे हो सकता है? और ये तो करोड़ों अरबों की संपत्ति है। बहू, हम करोड़पति हैं। ये घर हमारा है। हमने तुमसे झूठ कहा था कि हम गरीब हैं, क्योंकि हम घर में कोई लालची बहू नहीं चाहते थे और ऐसी लड़की नहीं चाहते थे जो मेरे घर के पैसों को देखकर शादी करे। और सुगंधा का ये डिसीजन बहुत अच्छा था। हमें बहू नहीं, हीरा मिला है, हीरा। माँ जी, दादी जी, मैं भले ही संपन्न परिवार से हूँ, लेकिन ससुराल से ज्यादा गरीबी मैंने मायके में देख ली है। मुझे तो गरीबी और अमीरी में फर्क ही नहीं पड़ता। बस मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोग मुझे अपना माने, मुझसे प्यार करें। वो तो हम हमेशा करेंगे भाभी, क्योंकि आप बेस्ट भाभी हो, जैसी तान्या भाभी। सभी हंसने लगते हैं। अरे बहू, अब ये रहस्य पता चल गया है तो इस रहस्य को रहस्य रखने की जिम्मेदारी तेरी है। ये ले बहू इस घर की चाबी। अब से इस घर को संभालने की सारी जिम्मेदारी तेरी है। नौकरों पर ध्यान देना, घर की हर चीज को संभालना, सब तुझे मैनेज करना है। तुझे घर का कोई काम नहीं करना। घर में नौकर हैं करने के लिए, बस तुझे उन्हें बताना है। माँ जी, आप बेफिक्र रहो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। विनीता आज बहुत खुश थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने तो भगवान से जो नहीं मांगा था उससे उसे लाख गुना मिल गया। हे प्रभु, मैंने बचपन से बहुत दुख झेला। मुझे नहीं पता था आप मुझे स्वर्ग से सुंदर ससुराल दोगे। धन्यवाद भगवान। जिसके बाद विनीता अपने अंडरग्राउंड ससुराल में खुशी से रहने लगती है। वहां इतनी सुख सुविधा थी कि विनीता को कभी वहां बोर ही नहीं होता था। अब विनीता अपनी ड्रीम लाइफ जीती है। रात को पति के साथ अंडरग्राउंड घर में बने थिएटर में वो मूवी देखती है और सास ससुर को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती। जब मन करता नंद के साथ शॉपिंग जाती और घर की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती। वहीं एक दिन, माँ जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना सब कुछ मिलेगा मुझे। पता है, मेरी सौतेली माँ ने चाची के भड़कावे पर गरीब देखकर मेरी शादी की थी, ताकि मैं जहाँ रहूं जिंदगी भर परेशान रहूं। लेकिन शायद अगर आज हम सच में गरीब होते या ये घर छोड़कर मेरी कहीं और शादी हुई होती तो मैं बहुत रोती। बेटा, रोने वाले दिन गए। तू हमारे घर की लक्ष्मी है और हमेशा रहेगी। अब भूल जा जो हो गया पास्ट में। वैसे भी पुरानी बातें दुख देती हैं। जिंदगी में जितना एक्सपीरियंस मिला काफी है ना? जी माँ जी। जिसके बाद विनीता अपने अंडरग्राउंड करोड़पति ससुराल में खुशी से रहने लगती है और उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं।